मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट से परमाणु की संरचना जो यूनिट फर्स्ट के अंडर आती है। तो यदि आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो प्लेलिस्ट में आती जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो अपन टाइम को वेस्ट किए बिना अपने जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइंस्टीन जो थे उन्होंने 1905 में प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताई। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है कण में और वेव्स में, तरंगों में गति करता है। वेव्स में तो गति कैसे करता है कि जो प्रकाश जो होगा वो वेव्स के रूप में चलेगा आगे की तरफ, और कण के रूप में कैसे चलेगा, जो ये कण होता है इसमें यहाँ से भी ऊर्जा निकलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ में ऊर्जाएं जाएंगी। तो इसी बात को उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो कण व तरंग दोनों रूप में चलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आइंस्टीन ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे हम आइंस्टीन की कणीय समीकरण कहते हैं, जिस जो होती है कि E mc², जहाँ पे E जो होती है वो एनर्जी होती है, जो फोटोन की जो टोटल एनर्जी थी वो एनर्जी, जो m होता है वो फोटोन का द्रव्यमान होता है, c जो होता है, अब प्रकाश निकल रहा है तो वो प्रकाश की गति से ही चलेगा, जिसका मान आपको पता भी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्लांक ने एक समीकरण दी। उन्होंने बताया कि प्लांक ने एक समीकरण दी जो तरंगीय रूप में थी, जिसका मान था E = h𝛎, जहाँ पे E जो थी वो ऊर्जा थी फोटोन की ही, h जो था वो प्लांक स्थिरांक था, जिसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल/सेकेंड, और म्यू जो थी वो उसकी आवृत्ति थी, जो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो। अब इन दोनों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली ने बताया कि जब फोटोन की कण और तरंग दोनों रूपों में पाया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं, बोर समीकरण आपने पढ़ी, बोर का जो परमाणु मॉडल है वो आपने पढ़ा होगा कि वो परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उस बात को भी थोड़ा ध्यान रखा था। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो सूक्ष्म कण होते हैं एटम्स में, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनकी भी 2 प्रकृतियां पाई जाएंगी, कण और तरंग। अब इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन दोनों समीकरण को बराबर रख दिया। तो उन्होंने रखा E mc² = h𝛎, जहां म्यू का मान c/λ रखा। ये आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो mc² रखा। अब इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने c से c को कैंसिल आउट कर दिया। लैम्बडा जो था h/mc के = आ गया। जो mc होता है वो होता है फोटोन का संवेग। संवेग क्या संवेग के बारे में आपको बता दूं, जो मास होता है और जो वेलोसिटी होती है, जिस वेग से वो गति कर रहा है, वो उन दोनों के गुणनफल को अपन संवेग बोलते हैं, जिसे अपन p से जो होता है वो दर्शाते हैं। अब यहाँ पे भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं, फोटोन का संवेग जो होता है mc होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो संवेग होगा वो E = mv होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस गति से कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं वो। तो उन्होंने, ये तो होता है, ये फोटोन के लिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और यदि अपन इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होती है, कहाँ पे फोटोन की बात होती है, तो वहाँ पे अपन सिमिलर रूप से ये भी रख सकते हैं। ये जो होता है लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होती है, ये आपको पता ही है। तो डी ब्रोगली ने इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए बताया कि अतः डी ब्रोगली इसे जो है डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, परंतु यह जो समीकरण होती है यह सूक्ष्म कणों पर लागू होती है परंतु फोटोनों पर नहीं, क्योंकि इस समीकरण से स्पष्ट है जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी कम होगा, अतः तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होगा। अतः सूक्ष्म कणों की इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि जो द्रव्यमान जिनका कम होगा उनका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, और जिनका द्रव्यमान अधिक होगा उनका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो फोटोन्स में जो होता है वो द्रव्यमान जो होता है हाई होता है, तो इसलिए लैम्बडा को अपन कम मानते हैं। इसको इतना नेगलेक्ट आता है कि इसको अपन 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि 0.0002 को अपन 0 ही मान सकते हैं। तो इसीलिए इस जो समीकरण से है फोटोनों को नहीं बताया जा सकता, परंतु इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कम होता है, और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्बडा, तो लैम्बडा का मान अधिक होगा, तो इसलिए इसको अपन 0 नहीं मान सकते। तो यह सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती है, परंतु
फोटोनों के लिए नहीं। तो कहाँ थे, हाँ, परंतु फोटोनों के लिए नहीं, क्योंकि अब बता रहा है कि फोटोनों के लिए क्यों नहीं होती, क्योंकि फोटोनों का जो m का मान होता है, जो फोटोनों का द्रव्यमान होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है, जिसे अपन शून्य भी मान सकते हैं, इसीलिए ये फोटोनों के ऊपर लागू नहीं होती। अब इसी को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली ने जो है बोहर समीकरण दी। उन्होंने बोहर समीकरण में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल, बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/4π होता है। अब जो संवेग होगा वो mvr, ये अपन ने लिख रखा है, ये कैसे आया ये आप समझ लीजिए थोड़ा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाए तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, और ये जो नाभिक होता है इससे इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, r, तो इसको भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो संवेग होता है mvr, इसलिए ये mvr आता है संवेग। तो इन्होंने बताया कि जो mvr होता है वो NH/5π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसी की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, जो ये बोहर समीकरण अपन ने आपको बताई थी, डी ब्रोगली समीकरण, इससे। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विकिरण और व्यतिकरण दोनों, विवर्तन और व्यतिकरण दोनों ही घटनाएं दर्शाते हैं, तो डी ब्रोगली ने माना कि इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी उसके तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज होती है। तो इसको अपन n लिख सकते हैं, परिधि 2πr। तो इससे ये सिद्ध होता है इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के मध्य आकर्षण बल होगा, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय जब कक्षा की परिधि तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज होती है तो परिधि बराबर में n होगी। तो परिधि का मान अपन जानते हैं, वृत्त के लिए 2πr होता है, तो 2πr ले लिया, और यहाँ पे n तो था ही। अब आइए, और लैम्बडा की जगह पर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए H/mv लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिस वेग से वो जा रहे हैं, तो v, और h तो होता ही है। तो यहाँ से mv को अपन इस तरफ ले गए और 2π को इस तरफ ले आए, तो ये बन गया mvr/NH/2π, जो कि बोहर की अवधारणा है। इससे अपन डी ब्रोगली समीकरण से बोहर की अवधारणा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो अपन ने जो बताया उसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अप्रगामी तरंग के रूप में गति करते हैं। जो अप्रगामी तरंग होती है वो इस प्रकार से गति करती है, ऊपर नीचे लैप के रूप में गति करती है। तो जो यहाँ तक जो होगी, ये जो तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक चली, यहाँ पे बनती है एक कला तरंग की जो ये होती है, ये एक कला होती है। अब जो ये कला होती है ये n के बराबर होती है 2πr, ये अपन ने पढ़ा ही है। अब इसमें देखिए, जो कलाएं, जो इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो संभव कौन कौन से में होती हैं। अब जो निरंतर जो कला चलती है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो संभव होती है, परंतु जो कलाएं हाफ में आती हैं, जैसे 1/2 यहाँ पे आ रही है, एक्स्ट्रा जो आ रही है, ये कला विहीन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स गति नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो वो फिर एटम का जो वो है वो बचेगा नहीं अस्तित्व। तो इस वजह से यहाँ पे आप गिन सकते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बनी बाहर से भी, और अंदर से गिनते हैं अब 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे भी 6 बने। तो ये पूर्ण गुणज होता है इसका। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और ये हाफ जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और अंदर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे अंदर तो 5 ही बन रही हैं कला, परंतु बाहर जो है वो हाफ जो कला होती है वो एक्स्ट्रा होती है तरंग की। तो इसीलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गमन नहीं कर सकते हैं, इसमें गमन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पथ पर बार बार चलते रहेंगे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने पथ में चलेगा, तो ये कभी टकरा नहीं सकते, तो इस वजह से ये चल सकते हैं। तो यहाँ से कला जो वो है परमाणु का अस्तित्व वो बन जाता है, परंतु यहाँ पे जो होता है वो परमाणु का अस्तित्व खत्म करता है, इसीलिए ये नहीं बन सकता।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन डी ब्रोगली की जो वो समीकरण है उसका प्रायोगिक सत्यापन करते हैं कि डी ब्रोगली ने समीकरण दी क्या थी। अब डी ब्रोगली की जो समीकरण है उससे स्पष्ट है, जो अपन ने बताया था लैम्बडा बराबर में एच अपॉन में एम वी या एच अपॉन में एम सी या एच अपॉन में पी, ये डी ब्रोगली की ही समीकरण थी। तो इसके आधार पर जो है वो स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंग प्रकृति में होते हैं, जिसे डेविसन व जर्मर ने 1927 में एक प्रयोग किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विवर्तन की घटना को, विवर्तन और व्यतिकरण आपने पढ़ा भी होगा 11th 12th में, तो विवर्तन की घटनाओं को दर्शाते हैं। तो जो ये घटना होती है इससे सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यह एक तरंग एक गुण होता है विवर्तन का, तो इलेक्ट्रॉन्स में तरंग गुण पाया जाता है, ये सिद्ध होता है इससे। तो इन्होंने जो प्रयोग किया, डेविसन और जर्मर ने जो प्रयोग किया वो था क्या? अब वो प्रयोग था, उन्होंने एक m द्रव्यमान की कोई इलेक्ट्रॉन जिस पर E आवेश हो तथा जो v विभव से त्वरित कर दिया जाता है उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/mv², जो आपको पता होगा, यहाँ पे लिख भी रखा है, वो EV के बराबर होता है। तो हाफ mv² को EV के बराबर ले लिया, यहाँ से m जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 है वो डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से v² का जब मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट में आ जाएगा। और अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली को जो समीकरण होती है वो mv होती है, h अपॉन में mv, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। मैंने आपको बताया था कि जब फोटोन की बात हो तो mc ले लेंगे और जो उसके लिए आएगा तो mv ले लेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ से जो v का मान है वो इस समीकरण में जब अपन रख देंगे, समीकरण 1 से v का मान रखने पर, तो m को अपन m इंटू में m लिख सकते हैं, अंडर रूट m इंटू में अंडर रूट m, क्योंकि इनको दोनों को गुना करेंगे तो m ही बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मान लिया अपन ने √2ev, तो m से जो m है वो कैंसिल आउट हो गया, और लैम्बडा का जो मान है वो h अपॉन में EVm अंडर रूट में आ गया। तो अब थोड़ा अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो अब अपन जो समीकरण थी अपनी लैम्बडा इज इक्वल टू में h अपॉन में √2EVm, तो यहाँ पे E जो था वो इलेक्ट्रॉन का आवेश था, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी, वेग, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का मान, और प्लांक नियतांक का मान आपको पता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो इनका जब EVm का मान अपन समीकरण में रखेंगे तो वो आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू में अंडर रूट 150 अपॉन में v इंटू में 10⁻⁻10 मीटर आएगा। अब जब लैम्बडा का मान निकालेंगे 150 का भी जब अंडर रूट करेंगे तो 12.26 इंटू में 10⁻10 इंटू मीटर अपॉन में अंडर रूट v आ जाएगा। अब अपन इसको और कैसे दिखा सकते हैं? अब ये जो समीकरण है ये आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, जो इसमें जो आया ये 12.26 इंटू में 10⁻⁻10, अब यहाँ पे आपको v का मान दे देगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 1000, कोई ऐसा देगा जिसका मतलब वो बने 1000 नहीं 10,000। जैसे इसका अंडर रूट करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, आपको मान कुछ ऐसा ही मिलेगा। जो अब जो यहाँ पे 100 का जो अंडर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 का जो एक यहाँ पे एक पॉइंट है तो आपको पता है कि 0 को हटाएंगे तो यहाँ से एक पॉइंट अंदर की तरफ कर देंगे, तो 100 का मान करके 1.226 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स करने हैं जो आपके मतलब एग्जाम्स में आएंगे। अब डेविसन ने और जर्मर ने इस प्रयोग को अब आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो इन्होंने 1927 में अपने प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज को किसी क्रिस्टल जालक पर गिराया और बताया कि इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज में विवर्तन होता है। मतलब ये होता कैसे, ये मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। यहाँ पे जो था, इन्होंने टंगस्टन का एक वायर लिया, इसे बैटरी से जोड़ दिया, और यहाँ से बैटरी से जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ से त्वरित कराए, और यहाँ पे जो है विभव वहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे 2 स्लेटें लगाई S1 और S2, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो ये जो बन गई पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको हमने इलेक्ट्रॉन गन कहा, इन्होंने जर्मन और डेविसन ने। अब यहाँ से इन्होंने निकिल क्रिस्टल को लगा लिया, और निकिल क्रिस्टल को भी क्यों लगाया इन्होंने, निकिल का ही मतलब जो एलिमेंट था वो
क्यों ली, निकिल धातु को क्यों लगाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कोटि होती है वो निकिल की कोटि के बराबर होती है, इसीलिए मतलब सिमिलर होती है, लगभग बराबर में। तो इसको यहाँ पे इसलिए लगाया गया, तो निकिल की कोटि को लगाया। फिर यहाँ पे एक मतलब स्केल था, यहाँ पे एक फिर आयन कोष्ठ लगा हुआ था जिसके अंदर CO2 और SO2 थी, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, और फिर इसे बैटरी से जोड़ दिया गया फिर से। तो अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो निकिल से टकराकर वो विवर्तित हुए, मतलब कहीं ना कहीं किसी दिशा में गए होंगे, यहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे, ये पूरी स्केल पे कहीं पे भी गया। और ये जो है ये पूरा जो कांच का जो एक कोष्ठ मतलब कांच के जो बक्सा होता है उसके अंदर था, ये बस स्ट्रक्चर बाहर लिख रखी है, बस इसके बाहर भी एक कोष्ठक था जो कांच का था, तो ये कांच के कोष्ठक के अंदर था। तो अब स्केल के ऊपर इन्होंने मान रखा, अब जो ये आयन कोष्ठ था कभी यहाँ पे रखा इन्होंने, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे थे, मतलब लगातार त्वरित हो रहे थे। अब यहाँ पे जाते हुए इनको ये तो बनी ना रही थी। ये मेरे मामा जी की लड़की थी, ये अभी 8th क्लास में पढ़ रही है, तो आप थोड़ा वीडियो के बीच में मजाक समझ सकते हैं इसको। तो चलो अपन टाइम बर्बाद के बिना अपने जो वीडियो इसको अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेगुलर यहाँ पे आ रहे थे और निकिल क्रिस्टल से टकराकर ये ग्राफ की तरफ मुड़ रहे थे। तो ये जो आयनन कोष्ठ है ये इस ग्राफ के ऊपर सेट था, तो इसको उन्होंने मतलब आगे पीछे करके देखा। तो उन्होंने आगे पीछे जब किया तो उनको जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिले, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयनन कोष्ठ से टकराए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न हुए, जिससे उनको पता चल गया कि हाँ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका विवर्तन होकर वो ग्राफ की तरफ आ रहे हैं, तो उनका विवर्तन हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो गया। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये बोले कि यह उपकरण एक्स किरणों की भांति कार्य करता है, अर्थात सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति होती है, क्योंकि यहाँ से उनका विवर्तन हो रहा था, यहाँ पे आके निकिल क्रिस्टल से टकरा कर वो नीचे आ रहे थे, तो विवर्तन होने के कारण ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंगीय प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन्स दर्शाते हैं। तो जब अपन विद्युत धारा की तीव्रता और √V मतलब वेग के वर्गमूल के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की जो घटना होती है वो पहले ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने की संभावना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्राप्त होते हैं, फिर वो धीरे धीरे कम होते 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 वो ग्राफ छोटा होता चला जाता है। तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति पाई जाती है। और इस प्रयोग से अब सिद्ध क्या हुआ, इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि जब 54 वोल्ट पर अपने इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं, मतलब 54 वोल्टेज पर जब अपन इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेजते हैं तो 50 डिग्री के कोण पर जो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। कि जब अपन वोल्टेज को 54 मान लेंगे और एंगल 50 डिग्री होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम प्राप्त होगी। इससे इलेक्ट्रॉन का विवर्तन को ब्रेग समीकरण भी लागू होती है। और अब ब्रेग समीकरण क्या होती है, एम लैम्डा इज इक्वल टू में 2d साइन थीटा, इसे ब्रेग समीकरण कहते हैं। ये ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने दी थी तो इसका नाम ब्रेग समीकरण पड़ गया, जिसमें d का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जब अपन इसमें मान रखते हैं, जैसे थीटा का मान यहाँ से अपन ने 50 डिग्री रखा, d का मान अपन ने 2.15 रखा और 2 तो था ही, तो जब अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.66 एंगस्ट्रॉम आता है, जिसे अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दी। और अपन ने पीछे एक समीकरण में लैम्डा का मान निकाला भी था कि 12.26 इंटू में 10⁻⁻10 अपॉन में √V मीटर। अब इसमें V का मान अपन रखते हैं, वोल्टेज अपन को दे रखी है यहाँ पे 54, तो यहाँ से 54 जब रखते हैं तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। यही ब्रेग देखिए इन दोनों का मान जो है वो लगभग बराबर है, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो विवर्तन की जो घटना है उसको दिखाते हैं। तो अब अपनी वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।